Today's topic of discussion, it is sucrose. Sucrose is nothing but simply the sugar, cane sugar that we use in tea making or for the making sweets. तो ये चीनी है जिसकी हम डिस्कशन कर रहे हैं and the chemical name for that it is the sucrose. It is found that it is composed of the glucose unit and the fructose unit, where glucose unit it is present in the pyranose form and fructose unit it is present in the furanose form. So one is 5-membered ring, another is the 6-membered ring. The glucose it is found to be the alpha glucose, since gymase it is active over the, or maltase it is active over the sugar that hydrolyze it, and that is specific for the alpha D glucose. So that is the indication that it contains the alpha D glucose. It is hydrolyzable with the invertase as well as sucrase, and these two are specific for the beta D fructose. So it contains a beta D fructose and alpha D glucose. Coming to the glucose part, OH is toward the downside at the first position, so it is the alpha. And this is the fructose. Usually I write it while starting from this side, not from this side, but it has been inverted by me because to show the reaction. So this is the first carbon atom, that is the second, third, fourth, fifth and the sixth carbon atom. So there is a linkage between the first carbon atom of the glucose and second carbon atom of the fructose. The linkage is termed as the beta linkage, since one is alpha, another is the beta. तो जब दोनों अल्फा होंगी तो उनको अल्फा लिंकेज बोलेंगे, जब एक अल्फा फॉर्म में होगा दूसरा बीटा में आएगा तो उसको बीटा लिंकेज बोलेंगे. क्या बोलेंगे उसको? बीटा लिंकेज. सो हियर these two hydroxyl groups, they condense down to give a here ethereal linkage between these two carbohydrate units. So that is the sucrose. How I will pronounce it? I can pronounce it in two way. It is alpha D glucopyranosyl, this one, beta D fructofuranoside. क्या बोला मैंने इसको? अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसिल. इसका मतलब ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में है और वो पायरानोस फॉर्म में है. सो अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसिल, बीटा डी फ्रक्टोज फ्यूरानोसाइड, जो फ्रक्टोज और बीटा फॉर्म में और फ्यूरानोज फॉर्म में प्रेजेंट है. या फिर इसको उल्टा भी बोल सकते हैं आप. इट इज बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोसिल अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसाइड. जो लास्ट में आएगा वो साइड आएगा, जो पहले आएगा वो SYL लगेगा उसमें. पायरानोस फॉर्म में तो पायरानोसिल बोलेंगे और फ्यूरानोस फॉर्म में तो फ्यूरानोसिल बोलेंगे. तो इस तरह से इसकी नेमिंग जो है वो दी जा सकती है. नाउ it is termed as a non-reducing sugar, and it is written at the corner it is non-reducing sugar. बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होती है मैंने आपको बता दी. यहां पर सक्रेज और माल्टेज दो एंजाइम हैं जो इसके ऊपर एक्टिव है शुगर के ऊपर. तो इस वजह से जो है इसको हम अल्फा डी ग्लूकोज और इसको बीटा डी ग्लूकोज जो वो बोलेंगे, क्योंकि सक्रेज जो है दैट इज एक्टिव फॉर व्हाट? दैट इज एक्टिव फॉर द यू कैन से बीटा डी फ्रुक्टोज. माल्टेज जो वो अल्फा डी ग्लूकोज के लिए होती है. किसके लिए होती है? अल्फा डी ग्लूकोज के लिए. इसको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं. वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक ही पार्ट है जो ऑक्सीडाइज हो सकता है. बीच पार्ट फ्रक्टोज ऑक्सीडाइज नहीं होता है इजिली, लेकिन जो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग करेक्टर है वो दिया जाता है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पे और सिल्वर मिरर टेस्ट पे. सिल्वर मिरर टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जो ग्लूकोज तो देता है लेकिन फ्रक्टोज जो वो नहीं देता है. इसका मतलब टोटल डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? ग्लूकोज के ऊपर.
तो उसका ये कार्बन है जो एल्डिहाइडिक कार्बन है। अगर एल्डिहाइडिक कार्बन फ्री रहता है किसमें, दोनों कार्बोहाइड्रेट के ज्वाइन होने के बाद, तब तो वो रिड्यूसिंग शुगर हुआ। लेकिन अगर वो नहीं फ्री होता है तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हुआ। इसमें यही कार्बन जो है, फर्स्ट कार्बन ऑफ द ग्लूकोज, यही रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, फ्रक्टोज के साथ। तो इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो यहां पर यूटिलाइज हो गया ईथर लिंकेज बनाने के लिए। तो अब इसकी ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। यू कांट ऑक्सीडाइज इट विद द फेलिंग सोल्यूशन, यू कांट ऑक्सीडाइज इट विद द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट और टॉलन रिएजेंट्स। दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बीटा लिंकेज मैंने इस तरह से शो की है अपनी सहूलियत के लिए। आप जो हैं वो इसको डिफरेंट तरीके से भी शो कर सकते हैं। ये नीचे स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की हुई है। इसमें ये आ गया ग्लूकोज का यूनिट, इसमें OH डाउन है तो ये नीचे की तरफ मैंने एज शो किया हुआ है। इसमें OH ऊपर की तरफ है तो यहाँ एज ऊपर की तरफ जो वो शो किया है। तो इस तरह से आपको क्रॉस में जो वो बीटा लिंकेज जो वो शो करना पड़ती है, इस तरह से क्रॉस में। अगर ये अल्फा होती तो डाउन टू डाउन जो वो शो होनी थी। It cannot be oxidized simply with the tolerant reagent and failing solution, so it is a non-reducing sugar. Whenever you put the sugar, चीनी को जब आप कहीं जलाते हैं, then it gives the burning taste of the sugar. चीनी के जलने की जो वो स्मेल आती है। When you treat it with the sulfuric acid, it gives pure carbon atom because it first form oxalic acid and then it gives the pure carbon. That carbon utilized to form the artificial जो डायमंड्स हैं उनको बनाने के लिए जो वो काम में आता है। देन नेक्स्ट पोर्शन इट इज ऑफ द माल्टोज। माल्टोज जो वो एक रिड्यूसिंग शुगर है और माल्टेज एंजाइम इसके ऊपर जो वो एक्टिव है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज? सो इट इज वेरी सिंपल। हियर टू ग्लूकोज यूनिट दे कंबाइन विद ईच अदर। तो एक ग्लूकोज यूनिट ये है, एक ग्लूकोज यूनिट ये है। माल्टेज किसके ऊपर एक्टिव बताई मैंने? इट इज एक्टिव ओवर द अल्फा डी ग्लूकोज। तो क्लियर है कि अगर माल्टेज इसको हाइड्रोलाइज कर रही है, एक्टिव होने का मतलब हाइड्रोलाइज करना, इट मीन्स दैट माल्टोज कंटेन्स द ग्लूकोज यूनिट एंड दीज ग्लूकोज यूनिट दे आर टर्म्ड एज द अल्फा डी। रिड्यूसिंग शुगर है तो इसका मतलब है कि इसमें जो एल्डिहाइडिक कार्बन है वो कहीं पर ज्वाइन नहीं हो रहा है, इसीलिए वो ऑक्सीडाइज होकर के जो वो एसिड में चेंज हो सकता है। सो व्हेन यू विल ट्रीट माल्टोज विद द फेलिंग सॉल्यूशन और विद द टॉलन रिएजेंट, इट विल ऑक्सीडाइज टू कोरोस्पॉन्डिंग एसिड। दैट एसिड इज टर्म्ड एज द माल्टोवायोनिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको? माल्टोवायोनिक एसिड। तो यहां कंडेंसेशन है दोनों की। कौन कौन सा पार्ट इसका लिंक हो रहा है देखते हैं यहां पर। सो सी हियर इट इज द फर्स्ट कार्बन हियर दैट इज कंडेंसिंग, फोर्थ कार्बन दैट इज कंडेंसिंग। सो इट इज 1,4 लिंकेज। कैसी आएगी? पीछे 1,2 लिंकेज थी, यहां फर्स्ट कार्बन एटम और फोर्थ कार्बन एटम लिंक हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? 1,4 लिंकेज। दोनों के हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की तरफ है, अल्फा और अल्फा यूनिट है ये। तो इसमें जो है ये हाइड्रोक्सिल नीचे और ये हाइड्रोक्सिल नीचे, तो इसमें दोनों की लिंकेज को बोलेंगे हम अल्फा लिंकेज। अगर एक वो अपसाइड होता है एक डाउन साइड होता तो क्या बोलना था उसको? बीटा लिंकेज। सो दीज टू आर कंडेंसिंग टू गिव द माल्टोज यूनिट। तो इसको क्या बोलते हैं हम? माल्टोज बोलते हैं। वाई इट इज रिड्यूसिंग शुगर? तो ये वाला कार्बन फर्स्ट कार्बन है जो एल्डिहाइडिक कार्बन है, उसके बाद ये वाला कार्बन है जो एल्डिहाइडिक कार्बन है। ये वाले कार्बन तो जब बॉन्ड बन गया तो उसके बाद इसको ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका फर्स्ट कार्बन एटम यहां पर फिर भी एज इट इज बच गया। तो इस एल्डिहाइडिक कार्बन को हम ऑक्सीडाइज करके किसमें चेंज कर सकते हैं? एसिड में चेंज कर सकते हैं। सो व्हेन इट विल ब्रेक फ्रॉम हियर, it will change into acid and that acid is termed as the maltovionic acid. क्या बोलते हैं उसको? Maltovionic acid. So here we are having 1,4 alpha glycosidic linkage. कौन सी लिंकेज आ रही है? 1,4 alpha glycosidic linkage. First carbon of this and fourth carbon atom of this, that is forming the bonds. That is the maltose unit. Next one, it is the milk sugar or lactose. Which one? It is the milk sugar or lactose. What is the structure of lactose? So here
आई थिंक नॉट विजिबल अगेन, थोड़ा इसका प्रॉब्लम चल रहा है मेरे ख्याल से कुछ. इन द लैक्टोज देर इज ए कम्बिनेशन ऑफ वन ग्लूकोज यूनिट एंड अनदर एज द ग्लैक्टोज यूनिट. अब इनको पहले डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में क्या डिफरेंस है. ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज दे आर द एपीमर्स, एंड विच एपीमर्स? C4 एपीमर्स. It means they are having different configuration at which carbon atom? At the fourth carbon atom. First, second, third, fourth carbon atom. तो फोर्थ कार्बन एटम पे OH जो ग्लूकोज में नीचे होता है और ग्लैक्टोज में अपसाइड होता है. ग्लैक्टोज में क्या होता है? अपसाइड. और ग्लूकोज में क्या होता है? डाउन साइड. सो इट इज ए अल्फा डी ग्लूकोज एंड दैट वन इज ग्लैक्टोज. लेट अस सी विच ग्लैक्टोज, वेदर अल्फा और बीटा. अल्फा और बीटा के लिए हमें एनोमेरिक कार्बन एटम, फर्स्ट कार्बन एटम चेक करना पड़ेगा. इसमें OH अबव है, इसका मतलब ये कौन सा हुआ? बीटा डी ग्लैक्टोज. सो वन स्ट्रक्चर इट इज अल्फा डी ग्लूकोज, अनदर स्ट्रक्चर इट इज बीटा डी ग्लैक्टोज. विच पार्ट इज कंडेंसिंग? इट इज द फोर्थ कार्बन एटम ऑफ द, और फोर्थ कार्बन एटम हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द ग्लूकोज एंड फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ द विच it is the galactose unit that are reacting. तो ग्लैक्टोज का पहला कार्बन, एनोमेरिक कार्बन यूटिलाइज हो गया. इसका मतलब है कि ये ऑक्सीडाइज फर्दर नहीं हो सकता है. लेकिन ये फर्स्ट कार्बन एटम इसका बच गया. किसका? ग्लूकोज यूनिट का. ये लास्ट में एज इट इज बचा हुआ है यहां पर. दिस इज लेफ्ट एज इट इज. इट मीन्स दैट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड with the help of the Fehling fusion or the Tollern reagent. It means जो ग्लैक्टोज है, सॉरी लैक्टोज है, that is a reducing sugar. कैसी सुगर हुई है? reducing sugar. You can change it into the lactobionic acid. किसमें चेंज किया जा सकता है? lactobionic acid में. उनकी स्ट्रक्चर्स क्या है, क्या नहीं है, वो आपके सिलेबाई में नहीं है. आपको केवल उसकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए. ज्यादा से ज्यादा उसकी बॉन्डिंग के बारे में पता होना चाहिए. क्या अल्फा लिंकेज है या बीटा लिंकेज है? क्या अल्फा लिंकेज है या बीटा लिंकेज है? एग्जाम में आएगा तो वो आपके बारे में, आपसे स्ट्रक्चर के बारे में पूछेगा और कोरस्पॉन्डिंग अल्फा और बीटा लिंकेज पूछेगा. वो आपको जो है वो डिफाइन करनी होगी. सी हियर वेदर इट इज द अल्फा और बीटा लिंकेज. इसका फोर्थ हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे, इसका फर्स्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है. तो जब ये कंबाइन करेंगे तो कॉम्बिनेशन से आपके पास जो है वो क्या बनेगा? ये OH और ये OH आपस में कंडेंस होकर यहां पर ईथर लिंकेज बना रहे हैं. तो इसका हाइड्रोक्सिल ऊपर, इसका हाइड्रोक्सिल नीचे, तो एक का अल्फा और एक का बीटा टाइप कनेक्शन आ रहा है. इट मींस इट इज ए बीटा लिंकेज. क्या ये? बीटा लिंकेज. 1 पे क्या आपके पास? ग्लैक्टोज. और फोर्थ किसका यूटिलाइज हुआ? ग्लूकोज का. तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि किसका कौन सा कार्बन एटम जो है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है. विच पार्ट ऑफ द ग्लूकोज यूनिट और विच पार्ट ऑफ द ग्लैक्टोज यूनिट इट इज इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग. दैट इज मच, दैट शुड बी मच क्लियर और एम्पल क्लियर इट्स टू यू. सो इट इज ए लिंकेज 1,4 लिंकेज. सो 1,4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इट इज. विच लिंकेज? It is 1,4 beta glycosidic linkage that is present here. Lactase is the enzyme which is active for the hydrolysis of the lactose. कौन सा एंजाइम एक्टिव होता है? लैक्टेज जो है वो एक्टिव होता है. अगर आपने ये लिंकेज जो बीटा इस तरीके से शो करनी है तो इस तरह से भी शो की जा सकती है. दिस इज द ग्लूकोज पार्ट. OH is down and here fourth OH which is down here for the glucose, it is combining with the first OH of the galactose unit. नाम कैसे देना है इसको? Now what is it? It is one glucose unit, another is the galactose unit. तो galactose जो वो बीटा में है और ग्लूकोज जो वो अल्फा फॉर्म में जो वो प्रेजेंट है. So what you will say? It is alpha glucopyranosyl. Alpha glucopyranosyl. That is for the glucose. It is beta D galactopyranoside. Alpha D glucopyranosyl. It is beta D galactopyranoside. या फिर इससे स्टार्ट करते हो, then it is beta D galactopyranosyl
अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसाइड। इस तरह से जो वो इनके नेमिंग जो है वो की जा सकती है। दैट इज फॉर द लैक्टोज और मिल्क शुगर। जितनी भी शुगर है इनको अगर आप बर्न करोगे तो बर्न करने से शुगर का बर्निंग टेस्ट आता है। तो चाहे दूध गिर जाए गैस के ऊपर, चाहे चीनी पड़ जाए गैस के ऊपर, स्मेल जो वो थोड़ी बहुत बराबर बराबर एक ही तरह की आती है। दैट इज द बर्निंग टेस्ट ऑफ द शुगर्स। नाउ लेट अस सी सम pentasons here. Pentasons are what? Pentasons are the larger units of the glucose. They may contain 3000 to 4000 unit of the glucose, or they are also termed as the polysaccharides. क्या बोलते हैं इनको? Polysaccharides. पॉलीसेक्राइड्स में जो वहां पहले डिस्कशन आती है स्टार्च की, उसके बाद डिस्कशन आती है सेलुलोज की। स्टार्च जो है वो एनिमल्स का रिजर्व फूड है। स्टार्च किसका रिजर्व फूड है? एनिमल्स का रिजर्व फूड जो है वो स्टार्च है। स्टार्च में जो है वो एमाइलोज होता है एक यूनिट, और एक यूनिट होता है एमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है वो वाटर सोल्यूबल होता है, एमाइलोपेक्टिन जो है वो वाटर इनसोल्यूबल होती है। इनसोल्यूबल पार्ट 80% होता है, सोल्यूबल पार्ट जो है वो 20% होता है। स्टार्च किसमें प्रेजेंट होता है? पोटैटो इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। अगर आप पोटैटो घर में रखते हैं तो उनको अगर आप कट करते हो तो कट करने के बाद उसको क्रश कर दो। जो इनसोल्यूबल पार्ट होगा दैट इज द एमाइलोपेक्टिन, जो सोल्यूबल पार्ट आएगा या जो उनको पोटैटो को धोने के बाद, छिलने के बाद धोने से जो थोड़ा सा फेड कलर सोल्यूशन बनेगा दैट कंटेन्स द एमाइलोज। सो सिंपली आप जो है वो घर में जो है वो स्टार्च को सेपरेट कर सकते हैं, एमाइलोज एंड द एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो है वो वाटर सोल्यूबल होता है, इसमें लीनियर चेन्स होती हैं। लेकिन लीनियर चेन्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल धागे की तरह लीनियर होता है। दे आर प्रेजेंट एज हेलिकल स्ट्रक्चर, यानी वो एक स्प्रिंग की तरह प्रेजेंट होंगी। कैसे प्रेजेंट होंगी? स्प्रिंग की तरह जो है वो कॉइल्ड होती हैं। किसकी? एमाइलोज की यूनिट। एमाइलोज की जो फ्रैक्शन है वो वाटर सोल्यूबल होती है। क्या होती है? वाटर सोल्यूबल। डायस्टेज या बीटा एमाइलेज जो है ये एंजाइम है जो इसको हाइड्रोलाइज कर सकता है। किसको? एमाइलोज को जो वो हाइड्रोलाइज कर सकता है। तो बेहतर है कि डायस्टेज नहीं याद करनी है तो एमाइलोज के साथ एमाइलेज जो वर्ड याद किया जा सकता है। What is the distinction between the amylose and amylopectin? एमाइलोज जो है वो ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ। इट इज ए सोल्यूबल फ्रैक्शन, इट गिव्स ब्लू कलर विद द आयोडीन, और इसको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। अब इसमें नॉन रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग का फंडा किस तरह से आएगा, लेट अस ट्राई टू डिस्कस दिस पार्ट कि किस तरह से ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग आया। ये छोटा सा यूनिट जो है पॉलीमेरिक, पॉलीमर जो है ग्लूकोज का है, पॉलीमर है ये, दैट कंटेन्स 3000 ग्लूकोज यूनिट एटलीस्ट, 3000 से या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा पोर्शन मैंने ड्रा कर सका किया हुआ है। तो इसका फर्स्ट कार्बन एटम और दूसरे का फोर्थ जो वो आपस में अल्फा लिंकेज बना रहे हैं। सो इट इज 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन द टू ग्लूकोज पार्ट। इसी तरह से इसका फोर्थ दूसरे के वन के साथ, फिर अगले यूनिट का उसी तरह से जुड़ा होगा। इस साइड भी जो है उसका फर्स्ट फार दूसरे के फोर्थ से जुड़ा होगा। इस तरह से ये 3000 कम से कम ग्लूकोज यूनिट्स की जो वो चेन पॉसिबल है। और ये चेन किस तरह से होगी? कॉइल्ड चेन होगी। जो सबसे फर्स्ट इसमें यूनिट होगा उसका एल्डिहाइडिक यूनिट फ्री होगा। जो इस चेन में सबसे लास्ट वाला यूनिट होगा उसका भी एल्डिहाइडिक यूनिट फ्री होगा। तो वो दो एल्डिहाइडिक यूनिट फ्री होंगे, एक स्टार्टिंग वाला और एक लास्ट वाला। इन बिटवीन वाले जितने होंगे वो कंबाइन हो चुके हैं। तो वैसे तो इसको रिड्यूसिंग शुगर होना चाहिए, लेकिन 3000 मॉलिक्यूल में केवल 2 मॉलिक्यूल ऐसे हैं ग्लूकोज के जिनका एल्डिहाइड फ्री है। तो ये इतनी कम फ्रैक्शन है कि ये जो है वो फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन शो नहीं करती है। दैट इज वाई स्टार्च इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? देन द सेकेंड पार्ट इट इज द एमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन में जो है वो 80% इनसॉल्युबल फ्रैक्शन जो स्टार्च की एमाइलोपेक्टिन होती है। इसमें 1,4 और 1,6 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है।
Which linkage is present? 1,4 as well as 1,6 glycosidic linkage. Let us try to judge it. Where is 1,4 and 1,6? तो ये चेन तो आ गई जिसमें 1,4 है, एक चेन है. इसका देखो CH2OH, ये लास्ट 6 कार्बन एटम था. इसका इस कंडेंसेशन किसके साथ? फर्स्ट कार्बन एटम जो है दूसरी चेन का, तो ये एक चेन है. इसमें बीच में ब्रांचिंग आ गई. क्या हो गया? ब्रांच. सो इट इज ब्रांच, मेकिंग ए ब्रांच विद द 6 कार्बन एटम. 6 कार्बन एटम के साथ एक और चेन जुड़ गई. इसी तरह से किसी और 6 के साथ, जैसे 6 कार्बन एटम है, एक और चेन जुड़ सकती है. तो इसका मतलब इसमें 1,4 तो लिंक होंगे ही आपस में, लेकिन 1 और 6 कार्बन एटम भी आपस में लिंक हो सकता है. तो कुछ नहीं है कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में क्या है, उसमें चेन्स अलग अलग हैं, इसमें चेन्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं. और लिंकिंग का पार्ट कौन सा है? 6th कार्बन एटम एंड द फर्स्ट कार्बन एटम. सो दैट इट इज ए ब्रांच टाइप ऑफ पॉलीमर एंड दैट इज ए लीनियर चेन पॉलीमर. अमाइलोज जो वो लीनियर चेन पॉलीमर हुआ, और ये क्या है? ब्रांच चेन पॉलीमर हुआ. इसका डिफ्रेंशिएट कैसे किया जा सकता है? इट इज गिविंग रेड टू पर्पल कलर विद द आयोडीन. कैसा कलर देता है? या तो रेड देगा, या रेड की बजाय कौन सा कलर देगा? पर्पल कलर. और जबकि स्टार्च जो किस तरह का कलर प्रोड्यूस करता है? दैट प्रोड्यूस द ब्लू कलर विद द आयोडीन. सो दिस इज समथिंग अबाउट द स्टार्च और amylose and the amylopectin. Remaining we will discuss in the next lecture.